हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल। और हम लोगों ने अभी पावर सीरीज़ के 2 लेक्चर अपलोड करे थे। उसके बाद हम लोग का ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पर ये पहला वीडियो लेक्चर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं। ये पहले मैंने एक रियल का एग्जांपल लिया ताकि आप, क्योंकि रियल एनालिसिस मतलब कि जो टू डायमेंशनल होते हैं उनसे आप थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, इसलिए तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया y इक्वस टू 2x। अगर हमें इसकी मैपिंग देखनी है तो हमने जैसे y इक्वस टू 2x लिया हुआ है, तो x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली है। ये x है। x की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो y की जगह पे हमें 2 मिलेगा। तो 1 की 2 से साथ मैपिंग हो गई, 2 की 4 के साथ मैपिंग हो गई, 3 की 6 के साथ, ऐसे ही एंड सो ऑन होता ही रहेगा। तो ये क्या, जो y इक्वस टू 2x है, ये आपकी कंडीशन है कि y x के हर एक एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट के साथ मैप करेगा जो 2x को फॉलो करेगा। तो मतलब जो fx हो गया ये आपकी कंडीशन हो गई, शर्त हो गई। तो चलिए, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो कैसे दिखेगा। तो एक्स एक्सिस में हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लें। वैसे y में 1 2 3 4 5 6। तो 1 की मैपिंग है 2 के साथ, मतलब x एक्सिस में ये 1 है और y में 2 चला गया है, तो ये पॉइंट मिला हमको। और 2 और 4, 2 पर हमको 4, तो ये हमको एक पॉइंट मिला। फिर वहीं पे 3 6, तो ये पॉइंट मिला हम लोग को। तो ऐसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन चलती चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये हम लोगों को स्पेसिफाई नहीं मतलब किया था मैंने कि हम लोग जो x एक्सिस है उसकी डोमेन क्या है। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही इंटीजर्स ले लिए थे, इंटीजर के नेचुरल नंबर ले लिए। तो आप अपनी तरफ से भी अगर कुछ स्पेसिफाई होता है कि आपको यहाँ से लेना है तो आप उसको ले सकते हैं, वरना मैं अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं। तो ये रियल एनालिसिस के लिए या फिर 2 डायमेंशनल के लिए या कार्टेशियन प्लेन्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन था, या मैपिंग कह सकते हैं आप इसी को। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स पे भी इसको देख लेते हैं। जैसे एक कंडीशन हमने ले ली, मतलब एक फंक्शन ले लिया एक तरह से, w इक्वस टू जेड प्लस 1 माइनस आई। जैसे ये क्या कर रहा था, आपके लिए कंडीशन का काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ आपकी कंडीशन का काम करेगी। पर देखते हैं हम लोग कैसे इसको लेते हैं। तो w इज इक्वस टू एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि z की जगह पे हम लोगों ने एक्स प्लस आई वाई रखा हुआ है, तो एक्स प्लस आई वाई, और 1 माइनस आई हम लोग का पहले से था, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस आई। अब x और 1 को हम लोगों ने एक साथ कर लिया, x प्लस 1, और i यहाँ पे, i यहाँ से कॉमन आएगा, तो i कॉमन आके y माइनस 1 बन जाएगा। तो आपका जो रियल पार्ट हो गया इस फंक्शन का u x कॉमा वाई, ये आपका हो गया x प्लस 1, और v x कॉमा वाई मतलब इमेजनरी पार्ट y माइनस 1, ये बन गया। तो बेसिकली ये एक कंडीशंस तैयार हो गई हैं ये हमारी। अब हमने जैसे यहाँ पे अपनी तरफ से हम लोगों ने डोमेन ले ली थी, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया है जो कि घिरा हुआ है आपका y इक्वस टू 0 से। y यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, y इज इक्वस टू 0 से, x इज इक्वस टू 1 से, y इज इक्वस टू 2 से, और x इक्वस टू 0 से। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये लाइंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये u और v के रूप में क्या आएगा। जब हम y इक्वस टू 0 रखेंगे, मतलब y इस जगह पे जाएगा, तो हमारा v इज इक्वस टू -1 बनेगा, और x इक्वल टू 1, तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा u इज इक्वस टू 2 बन जाएगा। y की जगह जब 2 रखेंगे तो हमारा v इज इक्वस टू 1 बन जाएगा, और x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे u इज इक्वस टू 1 बन जाएगा। तो अब हम लोग इसको w प्लेन पे प्लॉट कर लेंगे। तो w प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो ये क्या, हमारा पहली लाइन है v इज इक्वस टू -1। तो v इज इक्वस टू -1 ये v वाली एक्सिस है, और v इज इक्वस टू -1 में आपका ये इस साइड पे चला जाएगा, मतलब ये वाली लाइन आ जाएगी अपनी v इज इक्वस टू -1, जो कि मतलब -1 डिस्टेंस पर है और u के पैरेलल होगी, और u इज इक्वस टू 2, ये u इज इक्वस टू 2 है, तो ये वाली लाइन क्या है आपकी, ये u इज इक्वल, ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये लाइंस यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ये लाइंस आपकी बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन हम लोगों ने केवल जो कटेड मतलब कट करके जो पोर्शन मिला है हमको, हमने वो केवल लिया हुआ है।
तो ये हमारी जैसे ये वाली आपकी v इज इक्वल टू -1 बन गई थी, वैसे अब क्या है ये वाली है u इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 1, तो पॉजिटिव एक्सेस में जाएगी और ये v इज इक्वल टू 1, मतलब ये 1 यहाँ पे ये है v की वैल्यू 1 है, ये यहाँ पे इसकी v की वैल्यू -1 है, यहाँ पे ये क्या है 2 है, ये आपका 1 है। तो ये वाली इक्वेशन क्या, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, u इज इक्वल टू 1 और इसकी हो गई u इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा कि यहाँ से रेक्टेंगल जो इस ये जेड प्लेन पे जो रेक्टेंगल बना हुआ था जो कि इन लाइन से मिलके बना था, अब वो जा कर के डब्ल्यू प्लेन पर भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, पर उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है। अब अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसका हम लोग मॉड ले लेते हैं, मॉड डब्ल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ से x² + 1, ऐसा करते हैं यहाँ पे क्या w इज इक्वल टू जेड प्लस 1 - आयोटा है ना। तो मतलब w प्लेन में जाने के लिए जेड प्लेन से 1 - आयोटा वेक्टर दूर जाना पड़ेगा। तो 1 - आयोटा कितना होता है, इसका अगर हम लोग मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस आई के साथ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर और रूट में, तो ये आ जाएगा √2। मतलब कि √2 डिस्टेंस ये सब कुछ आगे पहुंच गया, मतलब हर एक पॉइंट, अगर हम ये वाले पॉइंट की बात करेंगे जो कि यहाँ पे है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी √2 होगी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि हर एक पॉइंट यहाँ पर √2 डिस्टेंस आगे बढ़ गया है, मतलब दूर चला गया है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो ये आपका जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखें, कंसीडर द फंक्शन w इज इक्वल टू u प्लस iv where u is equals to ux, y and v is equals to vx, y. There exists a point u, v in the w plane corresponding to each point x, y in the z plane in a domain d of definition of f। जो हमारा फंक्शन होता है एफ जेड, जिसको हम जिससे डिनोट करते हैं एफ जेड, तो उस एफ डेफिनेशन पर जेड प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए डब्ल्यू प्लेन पे कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए जो कि u, v से डिफाइन होगा। और जो ये वाली इक्वेशंस हैं आपकी u इज इक्वल टू ux, y, मतलब जो हम लोग को जो कंडीशन दी होती थी फिर उसको हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करते थे, ये वही इक्वेशंस हैं। u को हमने x और y के टर्म में तोड़ लिया है, v को भी x और y के टर्म में तोड़ लिया है, तो ये क्या है हमारा ये इक्वेशन बन जाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस या मैपिंग इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है कि जेड प्लेन की हर एक पॉइंट के लिए डब्ल्यू प्लेन पर कम से कम एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि एफ डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो इस ऐसे चीज़ों को हम लोग मैपिंग बोल देते हैं। अगर ऐसा है कि किसी एक पॉइंट की केवल एक ही इमेज बने, तो ऐसे में हम लोग पूरे जो डोमेन है डी, जैसे मान लिया हमने इसको डी डोमेन कह दिया और इसको डी डैश कर दिया, तो डी क्या होगा, डी डैश की इमेज होगी या फिर डी डैश डी की इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो as we know that w equals to fz maps a closed region d of z plane into a closed region d dash of w plane। तो हमें पता है कि जो w equals to fz जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या करती है कि आपकी z प्लेन के किसी रीजन को w प्लेन के किसी रीजन पे मैपिंग कर देती है। तो हमने क्या लेट कर लिया कि z प्लेन पे जो रीजन है उसका एरिया डेल्टा z है और w प्लेन पे जो रीजन हम लोग का बना है नया ट्रांसफॉर्म होके उसका एरिया डेल्टा w है। तो अब अगर हम लोग चाहें तो ये आसानी से हम लोग देख सकते हैं डेल्टा w अपॉन डेल्टा z, अगर डेल्टा z इज टेंडिंग टू 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेबर u, v अपॉन डेबर x, y, और यही आपका क्या होता है, जैकोबियन होता है। तो इसी जो इक्वेशन बनी है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। यह इक्वेशन क्या है आपकी, जैकोबियन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको जैकोबियन के बारे में थोड़ा बेसिक नहीं क्लियर है तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर u क्या है आपका, u x और y दो चीज़ों का फंक्शन है
v क्या है आपका, x और y का फंक्शन है। तो जैकोबियन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर हमने इसको ये लिखा हुआ है डेबर u कॉमा वी अपॉन डेबर x कॉमा वाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर डेबर u अपॉन डेबर x, डेबर u अपॉन डेबर x, डेबर u अपॉन डेबर y, और फिर जैसे u का हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में कर लिया, u का हम लोगों ने y के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब v का करेंगे डेबर v अपॉन डेबर x, डेबर v अपॉन डेबर y। तो अगर यहाँ पे u v w ऐसे बहुत सारे होते हैं तो नीचे साइड पे बढ़ रहे होते हैं u v w, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स की अगर नंबर्स बहुत सारे होते हैं तो फिर वो x y z x1 y1 ऐसे करके बढ़ रहे होते हैं इस साइड पे। तो ऐसे वो हमारा डिटरमिनेंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, डेबर u अपॉन डेबर x इंटू डेबर v बाई डेबर y, क्योंकि ऐसे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेबर u बाई डेबर x, डेबर v बाई डेबर y, माइनस डेबर v अपॉन डेबर x, डेबर u अपॉन डेबर y। तो बेसिकली अगर किसी, जैसे हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू ये आई है हमारे पास। तो चलिए अब हम लोग एक रिजल्ट है जैकोबियन के ऊपर, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। डेबर u कॉमा वी और अपॉन डेबर x कॉमा वाई, तो ये क्या है आपका, ये जैकोबियन है और ये इक्वल्स होता है मॉड ऑफ एफ डैश जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो और ये भी हम लोग कहा गया है कि जो एफ जेड है वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। तो हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा है भी सही में कि नहीं। तो देखते हैं, हमें एफ जेड बताएगा कि एफ जेड क्या है, आपका एनालिटिक फंक्शन है। तो हमने लेट कर लिया कि हमने कहा कि सिंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन सो इट सेटिस्फाइज द सी आर इक्वेशन। और सी आर इक्वेशन क्या होती है आपकी, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू डेबर वी अपॉन डेबर वाई एंड डेबर यू अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू माइनस डेबर वी अपॉन डेबर एक्स। तो इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है। अब इसकी वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। तो डेबर यू कॉमा वी अपॉन डेबर एक्स कॉमा वाई, अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई। इसकी वैल्यू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई, माइनस डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, ये आई थी। अब क्या हम लोग सी आर इक्वेशन से थोड़ी बहुत हेल्प ले लेंगे, इसकी मतलब चेंजमेंट ले रहेंगे थोड़े से। जैसे यहाँ पे डेबर यू अपॉन डेबर एक्स था, तो इसको भी हम लोग डेबर यू अपॉन डेबर एक्स में ले आएंगे। कैसे, सी आर इक्वेशन की मदद से। डेबर वी अपॉन डेबर वाई की जगह पे डेबर यू अपॉन डेबर एक्स हम लोग ले सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग चेंजेस ये आएंगे, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। डेबर यू अपॉन डेबर एक्स का डेबर यू अपॉन डेबर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेबर वी बाई डेबर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई, इसका अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ से। जैसे यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं था आपका, तो होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड का स्क्वायर। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, डेबर यू बाई डेबर एक्स प्लस आयोटा डेबर वी बाई डेबर एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों ने डेबर अपॉन डेबर एक्स को कॉमन ले लिया है। तो ये आपका क्या बन गया है, यू प्लस आई वी बचा है। तो यहाँ से क्या हुआ, डब्लू, यू प्लस आई वी की जगह हम लोगों ने डब्लू लिख दिया है। तो डेबर डब्लू अपॉन डेबर एक्स। और एनालिटिक फंक्शन जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तब उसमें मैंने आपको ये चीज़ शायद प्रूफ करके दिखाई थी, शायद करी थी या नहीं करी थी पता नहीं। डी डब्ल्यू बाई डी जेड, मतलब जब हमें किसी चीज़ का एफ डैश जेड मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, तो अगर वो कार्टेशियन फॉर्म पे है तो उसको हम लोग सिंपली डेबर डब्लू अपॉन डेबर एक्स कर देते हैं, तो सेम चीज़ आती है। क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, अगर एनालिटिक फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लें और चाहे तो वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लें। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड की जगह पे हम लोगों ने एफ डैश जेड लिखा और मॉड का स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ से लेके चले थे, हम लोग जैकोबियन को लेके चले थे और जैकोबियन से हम लोग को एफ डैश जेड का स्क्वायर आ गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले मैं एक बार ये लिखा हुआ है वैसे तो इसका जैकोबियन जो अगर हमें निकालना होगा तो जैकोबियन क्या होगा, उस फंक्शन के डेरिवेटिव के मॉड का स्क्वायर होगा। तो चलिए अब हम लोग इस बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। फाइंड द जैकोबियन एंड इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली, मतलब क्या करना है हम लोग को, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं उनके जैकोबियन निकालने हैं और फिर उनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताना है।
तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला हमारा है w इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, तो अब जैकोबियन की बात आती है, तो जैकोबियन क्या हो जाएगा, डेवर u कॉमा वी अपॉन डेवर x कॉमा वाई। तो यहाँ पे u और v की टर्म में और x कॉमा वाई की टर्म में हम लोग ब्रेक करें, उसके बाद इक्वेशन सेटिस्फाई कराएं, फिर निकालें। उससे अच्छा है कि हम लोग जो अभी थोड़ा हम लोगों ने पढ़ी थी उसका यूज़ करते हैं। तो जैकोबियन क्या है आपका, एफ डैश जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है, मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहले तो हम लोग मॉड इसका एफ डैश जेड करेंगे, तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये निकल आएगा बाहर, √2 ई टू दी पावर आई पाई बाय 4, और जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब एफ डैश जेड कर रहे हैं ना, तो जेड 1 हो गया, और 1 माइनस 2 आई ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। तो अब क्या होता है, इसका मॉड लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। √2 ई टू दी पावर आई पाई बाय 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4, क्योंकि ई टू दी पावर आई थीटा इसका फॉर्मूला होता है, आइलर्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस आई थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 4 है, तो कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 मॉड का स्क्वायर, ये चल रहा है। तो यहाँ से √2 और कॉस पाई बाय 4 क्या होता है आपका, सॉरी ये ब्रैकेट में भी रहेगा, फिर मॉड आएगा। तो कॉस पाई बाय 4 आपका क्या होता है, 1/√2, और साइन पाई बाय 4 भी आपका 1/√2 होता है, प्लस का आई 1/√2। अब √2 का जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, यही बचेगा। और 1 प्लस आयोटा का अगर हम लोग मॉड निकालेंगे तो 1 प्लस आयोटा का मॉड आ जाएगा हम लोग का √1 प्लस 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो भी 1 है, और मॉड तो हट गया और बेसिकली स्क्वायर बचा। तो यहाँ से 2 और 2 का √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसके जैकोबियन की वैल्यू निकल के आई है। अब हमसे भी ये भी कहा गया था कि इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली, तो हम लोग को यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका बताना है कि हम लोगों ने जो निकाला है वो एक्चुअल में क्या आया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो जैकोबियन होता है वो दो एरियाज का एरिया का रेशियो होता है, डेल्टा डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू प्लेन पे जो एरिया रीजन का एरिया आएगा, और जो जेड प्लेन पर जो एरिया होगा रीजन का उसका रेशियो होता है। तो हम लोग अगर ऐसे लिखें इसको, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वस टू 2, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वस टू 2 टाइम्स डेल्टा जेड, ये निकल के आया है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका डब्ल्यू प्लेन पर जो एरिया बनेगा, जो एरिया मिलेगा, वो जेड प्लेन वाले रीजन के एरिया के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। बस इतनी सी बात यहाँ पे निकल के आई है, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, लेकिन काफ़ी है ये बात। जैकोबियन का मतलब आपको ये बेसिक चीज़ आपकी समझ लें, भले आपको जैकोबियन बाकी की चीज़ें ना समझ में आई हो, आपको एक थ्योरम ध्यान रखनी है कि जो एफ डैश जेड का स्क्वायर होता है। उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, डब्ल्यू प्लेन पे रीजन का एरिया अपॉन जेड प्लेन पे रीजन का एरिया, ये होता है। चलिए इसी तरीके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी तरीके से जैकोबियन की क्या वैल्यू आ जाएगी हम लोग की, मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो एफ डैश जेड क्या है हमारा, 2z हो गया, मॉड और उसका स्क्वायर। हम लोग इसीलिए क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस आई वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2, इसको एक्चुअली हम 4 कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो 4, और इसका अमाउंट क्या हो जाएगा हम लोग का, √x² प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर की वजह से केवल ये बचेगा x² प्लस वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r², जो कि एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो उस इक्वेशन की मदद से हम लोग x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मान लीजिए हमने यहाँ पे r² लिख दिया है, 4r²। तो इससे क्या पता चलेगा हम लोग को, तो ये हमारा जैकोबियन आ गया है, जो कि वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पे कांस्टेंट आया था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आया है। तो ये वेरिएबल जैकोबियन है, मतलब हमारी अलग अलग एक्स वाई की वैल्यू के लिए
हम लोग को अलग अलग जैकोबियन की वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू 4r²। अगर हम लोगों ने लेट कर लिया कि जो जेड प्लेन पर एरिया था वो ए था, तो डेल्टा डब्ल्यू ऑब्वियसली हम लोगों को क्या मिलेगा, 4r² ए, मतलब 4r² टाइम्स हो जाएगा जेड प्लेन के। अब इसका भी क्या मतलब होता है, मतलब कि जैसे हम लोग एक सर्कल है, यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारा एरिया है वो भी बढ़ता जाएगा, और ओरिजिन के जितना हम लोग नज़दीक होंगे या ओरिजिन पर होंगे उतना ही हमारा एरिया क्या होगा, कम होगा, या फिर ओरिजिन पर होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक से भटक गए थे, जो जैकोबियन पहुंच गए थे। वापस हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। तो हम लोगों ने मैपिंग पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने जैकोबियन पढ़ा, जैकोबियन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग या फिर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने ये सब आपके लिए लिख के रखा है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि तो लेट अंडर द मैं पहले समझा देता हूँ आपको कि जैसे ये आपका जेड प्लेन है और ये आपका डब्ल्यू प्लेन है। तो जैसे जेड प्लेन पर हमने एक सेट लिया पॉइंट्स का, जिससे कि हमारा C1 कर्व बन गया, फिर दूसरे सेट लिए जिससे कि हमारा C2 कर्व बन गया, और वो ये दोनों आपस में एक दूसरे को x नॉट कॉमा y नॉट पर कट कर रहे हैं। तो अब इनकी जब हमने मैपिंग करी, जब C1 की मैपिंग करी तो वो मैप हो गया λ1 के साथ पे, और C2 की जब मैपिंग करी तो ये हमारा λ2 के साथ मैप हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा u नॉट कॉमा y नॉट v नॉट। तो ये मैपिंग हो गई। लेकिन ये मैपिंग कन्फॉर्मल कब होगी, जब इन दोनों एंगल्स के, ये जो कर्व हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल का मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों के दोनों आपस में जब डब्ल्यू प्लेन पे जाएं तब भी सेम रहें। मतलब सेंस का मतलब ये है कि अगर वो क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज जेड प्लेन पे है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि C1 से C2 पर जब जा रहे हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वैसे ही हमको λ1 से λ2 जाएंगे जब, तो हमें यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो ऐसी मैपिंग को हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। लेट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई, v इज इक्वल टू वी एक्स कॉमा वाई, द पॉइंट p, इसको हम लोगों ने एक्चुअली p से डिनोट करा हुआ है, तो p x नॉट y नॉट ऑफ द जेड प्लेन बी मैप्ड इनटू अ पॉइंट p डैश u नॉट v नॉट ऑफ द w प्लेन। ऑल्सो लेट द कर्व C1 एंड C2 इंटरसेक्टिंग एट x नॉट y नॉट। अब क्या है, C1 और C2 एक दूसरे को x नॉट y नॉट पे कट कर रहे हैं। बी मैप्ड रिस्पेक्टिवली इनटू कर्व्स λ1 एंड λ2। अब W प्लेन पे क्या हो रहा है, मैपिंग हो रही है, तो वो λ1, C1 आपका λ1 पे जा रहा है, C2 आपका λ2 पे जा रहा है। देन इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज सच दैट, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है दैट द एंगल एट x नॉट y नॉट, जो आपका एंगल बना हुआ है अल्फा, मान लिया हमने ये एंगल है, x नॉट y नॉट पे जो एंगल है और जो u नॉट v नॉट पे एंगल है अल्फा, इज इक्वल, मतलब दोनों इक्वल हैं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस, मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों में सेम है, मतलब इक्वल है, देन द मैपिंग इज कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग। तो ऐसी मैपिंग्स को हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। सब बात आती है आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस की। अगर कोई भी मैपिंग में जो एंगल बन रहा था, इसी मैपिंग की बात कर लेते हैं। जैसे एंगल था आपका x नॉट y नॉट पर और u नॉट v नॉट पर था, अल्फा था दोनों जगह पे। तो ये दोनों एंगल्स थे जो ये आपके मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, पर अगर ये इनका सेंस चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे ये, ठीक है, पर अगर इनका सेंस चेंज हो जाए, मतलब एक बार एंटी क्लॉकवाइज दूसरे में क्लॉकवाइज, या फिर पहले में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा अगर आता है तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस को या फिर मैपिंग्स को हम लोग आइसोगोनल मैपिंग्स कहते हैं। मतलब क्या है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक C1 मतलब पॉइंट्स का सेट लिया, जैसे कि हमें कर्व C1 मिला, और जब इसी C1 को हम लोगों ने मैप करा तो यहाँ पे हमें मान लीजिए यहाँ पे λ1 मिल गया। फिर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स का सेट लिया जिससे कि हमें C2 मिल गया, और फिर उन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों ने मैप करा तो यहाँ पे हम लोगों को λ2 मिल गया। अब मान लीजिए एक मैं थोड़ा सा गलती कर दी, C1 को मैप करा तो ये λ1 मिला हम लोग को, और C2 को मैप करा तो ये λ2 मिला। मान लीजिए किसी तरीके से ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा,
एंगल तो अल्फा है, यहाँ पे भी एंगल अल्फा है, लेकिन देखिए C1 से C2 पर जाने के लिए हम लोग को क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। C1 की मैपिंग λ1 है, λ1 से λ2 पर आने के लिए अब की बार हम लोग को क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है। तो सेंस चेंज हो गया। अगर ये सेंस चेंज हो जाता है लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस कह देते हैं। ये तो ग्राफिकल मैंने ऐसे बता दिया। अब एक एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ। तो हम लोगों ने जो मैपिंग ले ली है वो W=z ले ली है, और जो डोमेन के रूप में हम लोग एक वही रेक्टेंगल जो भी हम लोगों ने लिया था एग्जांपल पे वही ले लेते हैं। तो डोमेन क्या थी हम लोग की, ऐसे करके एक ट्रायंगल रेक्टेंगल बना हुआ था, और y=0 ये वाली लाइन थी, और x=1 ये वाली लाइन थी, और ये वाली लाइन आपकी y=2 थी, और ये वाली x=0। तो हम लोगों ने आपकी बार मैपिंग क्या ले ली है, W=z। तो W=z, तो बेसिकली पहले हम लोग क्या करते थे कि इसको अभी हम लोग u और u+iv के रूप में लिखेंगे। तो W ये क्या आ जाएगा, x - i y, और अगर u+iv से कंपेयर कराएंगे तो u=x आ जाएगा, और v आपका माइनस का y आ जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके इन मैपिंग्स को देखते हैं। तो पहले हम लोग y=2 ले लेते हैं। तो y=2 वाली लाइन क्या हो जाएगी, v=-2 पे चली जाएगी। फिर x=0 आपकी u=0 पर चली जाएगी। y=0 पर जो 0 है वो आपकी क्या हो जाएगी, v=0 रहेगी, और x=1 है वो आपकी u=1 पे जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसको मैपिंग कर लेते हैं। v=-2, तो v=-2 कहाँ पे जाएगी आपकी, ये लाइन आपकी यहाँ पे आएगी 1 2, यहाँ पे ये लाइन आ गई v=-2, और u=0, तो u की वैल्यू 0 है तो ये वाली यही लाइन रह जाएगी u=0, v=0 यही लाइन रहेगी, u=1 ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, तो आपने क्या देखा, और तो रेक्टेंगल कहाँ बना, ये वाला है आपका रेक्टेंगल बना है। तो आपने क्या देखा कि ये जो हमें रेक्टेंगल दिया हुआ था उसकी हमें इमेज मिल गई है। मतलब देखिए यहाँ पे जो एंगल था 90 था, यहाँ पे भी 90 है, लेकिन अब की बार देखिए आपको v=0 से u=0 पर, मतलब कि यहाँ से आपको y=0 से एंटी क्लॉकवाइज जाते थे तब आप x=0 पे पहुँचते थे। अब आपको क्या करना पड़ा है, क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम है पर क्या हुआ है, आपका सेंस चेंज हो गया है। तो जब सेंस चेंज हो गया तो ऐसे हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इनको हम लोग आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस बोल देते हैं। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। लोगों ने कुछ थ्योरम्स ले ली हैं। तो पहली थ्योरम है क्या है कि ये आपकी एनालिटिसिटी और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच की एक रिलेशन का काम करती है। तो थ्योरम क्या हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ़ W=Fz represents a conformal transformation of a domain D in the Z plane into a domain D dash of W plane, then Fz is an analytic function of Z in D। मतलब क्या कह रहा है कि W=Fz जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है अगर जो कि डोमेन D को जो कि Z प्लेन पे है उसको आप D डैश डोमेन पे जो कि W प्लेन पर है उस पर मैपिंग कर देती है। ये जो कंडीशन है ये आपकी मैपिंग करती है Z से W प्लेन पर। देन Fz इज एन एनालिटिक फंक्शन। तब जो Fz जो हमारी कंडीशन दी हुई थी, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ था वो आपका क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये हो गया ना आपका कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिक फंक्शन के बीच का रिलेशन। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो इसके लिए इसका आप एक काम करेंगे, इसका जो आइडिया होगा, बेसिक आइडिया, आप पढ़ने के बाद आपको शायद समझ में आ जाएगा, उसको मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं भी इसका प्रूफ बताता हूँ। तो इसमें क्या है, हम लोगों को W=Fz u+iv ये हमें पता है। अब यहाँ पे u क्या होता है आपका ux, y और v=vx, y। अब हमने क्या किया हुआ है कि जो जैसे यहाँ पे C1 आर्क होता था, C1 और ऐसे करके एक C2 होता था, तो हमने लेट कर लिया कि जो आर्क की जो लेंथ है ना, वो जो स्ट्रेट रहती है, आर्बिट्रेरी जिसको बोल देते हैं। जैसे ये आपकी क्या स्ट्रेट है, इतना हिस्सा है ना, छोटा सा हिस्सा जो कि स्ट्रेट रहता है, उस हिस्से को हम लोग आर्बिट्रेरी लेंथ या आर्क की लेंथ बोल देते हैं।
तो उन लेंथ को जो जेड प्लेन पर है उसको हम लोगों ने डी एस ले लिया है, और जो डब्ल्यू प्लेन पर हमें मिलेगा उस आर्बिट्रेरी लेंथ को हम लोगों ने डी सिग्मा कर दिया है। तो लेट डी एस एंड डी सिग्मा आर द एलिमेंट्री आर्क्स लेंथ इन द जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन रिस्पेक्टिवली। तो अब जो डी एस अगर आपकी जेड प्लेन पर है तो एक्स और वाई है ना, तो उस हिसाब से हम लोग को निकालने के लिए ये डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर आएगा। आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपका कर्व है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट कर्व इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री का। ये आपका क्या है, वाई में चेंज है डी वाई, क्योंकि ये वाई में चेंज हो रहा है ना इसके हिसाब से। और ये क्या है आपका एक्स में चेंज हो रहा है डी एक्स, और ये इतना हिस्सा क्या है आपका डी एस है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उस हिसाब से हमने डी एस स्क्वायर की ये वैल्यू निकल के आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी है। डी सिग्मा की वैल्यू निकल के आई है स्क्वायर की, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। अब u और v क्या आपके x और y दोनों के फंक्शंस हैं, तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मेथड। तो अभी जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था तब भी इस फॉर्मूले का यूज़ करा था। तो ये क्या होता है, अगर u आपका x और y दो चीज़ों का फंक्शन है तो du बराबर क्या होगा आपका डेबर u बाय डेबर x इंटू डी एक्स प्लस डेबर u बाय डेबर y इंटू डी वाई। ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फार्मूला है, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। और dv क्या आ जाएगा आपका डेबर v बाय डेबर x इंटू डी एक्स प्लस डेबर v बाय डेबर y इंटू डी वाई। अब ये du और dv आ गए, इनका यूज़ हम लोग सेकेंड इक्वेशन में कर लेंगे। तो डी सिग्मा स्क्वायर du का स्क्वायर प्लस dv का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से dx का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी dx का स्क्वायर आ जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो ये कुछ बनेगा आपका, आप खुद अब इसको देखेंगे इस स्टेप को। अब क्या करा हम लोगों ने, इस जो ये टर्म है इसको हम लोगों ने ई लेट कर लिया है, इस वाले को एफ लेट कर लिया है और इसको जी लेट कर लिया है नीचे वाले को। तो ई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2f डी एक्स डी वाई प्लस जी डी वाई स्क्वायर, ये आपका जो रिड्यूस होकर के इक्वेशन बन गई है। अब क्योंकि मैपिंग क्या है, कन्फॉर्मल है तो क्या होगा कि जब हम इनका रेशियो करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन से फ्री होगा। जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और दोनों लाइंस क्या इक्वल हैं, तो उनके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट को इक्वेट, मतलब कोएफिशिएंट के रेशियो को इक्वेट करा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। जैसे ये कन्फॉर्मल है तो क्या होगा, जो डी सिग्मा जो हम लोगों ने लेंथ लिया था डी एस और डी सिग्मा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, तो उनका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो मैपिंग इज कन्फॉर्मल, हेंस डी सिग्मा एंड डी एस रेशियो डी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, सो फ्रॉम 1 and 3rd। तो थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से डी एस अपॉन डी सिग्मा जब हम लोग करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर का जब हम लोग यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ से ये चीज़ मिलेगी हमको, यानी कि ई मिलेगा, है ना, सॉरी। तो ई अपॉन 1, और ये वाला टर्म यहाँ तो है एफ, है ना, लेकिन वहाँ तो है ही नहीं, तो एफ अपॉन 0 एंड जी अपॉन 1, और इसको हम लोगों ने एच स्क्वायर लेट कर दिया है। और एच क्या है आपका, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एंड ओनली एक्स एंड वाई, क्योंकि हम लोगों ने जब डेबर यू अपॉन डेबर वाई कर दिया था या एक्स कर दिया था, तो वो वही टर्म्स केवल बचे हैं हमारे पास जो जिनमें कि एक्स है या फिर वाई है ना। क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई क्या हो गया, 0 हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो इसलिए केवल एक्स और वाई ही बचेंगे, इसलिए हम लोगों ने जो ये एच स्क्वायर लेट करा है वो डिपेंड करता है एक्स और वाई पर, और नॉट इक्वल्स 0 है, वेयर एच डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। और चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहीं पे पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ें। तो पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब क्या है कि जैसे यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो E इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जब E अपॉन 1 को एच स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो E हमारा एच स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, उसी तरीके से G हमारा एच स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मतलब जो E इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू G, ये हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यही चीज़ आगे करी हुई है। तो E इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू G, ये हम लोगों ने लिया हुआ है। तो E की जगह क्या करा है, डेबर जो हमारी वैल्यू निकली थी वो हम लोगों ने रखी, और जो बीच वाला टर्म था वो क्या था, 0 था, उसको ले लिया। अब कुछ ऐसी इक्वेशंस की हम लोगों ने वैल्यू ली हुई है जिससे कि ये इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो जाएं, मतलब सॉल्वेबल हो जाएं। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेबर यू बाय डेबर एक्स को एच कॉस अल्फा लेट कर लिया है, डेबर वी बाय डेबर एक्स को एच साइन अल्फा लेट कर लिया है,
डेबर यू अपॉन डेबर वाई को हम लोगों ने एच कॉस बीटा लेट कर लिया है, डेबर वी बाय डेबर वाई हमारा एच साइन बीटा आ गया है। तो ये 4 वैल्यूज हम लोगों ने इसके लिए लेट कर ली हुई हैं ताकि हमारी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इन सारी वैल्यूज को हम लोग 5 पे जब पुट करेंगे तो डेबर यू बाय डेबर एक्स है ना, तो डेबर यू बाय डेबर एक्स एच कॉस अल्फा, सभी में एच आएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो लोगों का मल्टीप्लाई है ना, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो ये जो 5 है आपकी क्या बन जाएगी, एच स्क्वायर ब्रैकेट के बाद और कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि एच डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है ये इसको हम लोगों ने 0 के इक्वल करा लिया है। तो इससे हमारी दो वैल्यूज आई हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। तो पहली बार हम लोगों ने क्या करा, पाई बाय 2 लेके चले हैं, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाय 2। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे जा करके इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। अब आप गलती क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने अल्फा की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी, अब फिर बीटा के लिए सॉल्व करेंगे और बीटा की जगह पे बीटा की जगह क्या कर देंगे आप, अल्फा माइनस का पाई बाय 2 कर देंगे, जो कि नहीं करना है। ऐसा कर देंगे तो आपने अल्फा से हटाया वो बीटा पे इक्वेशन आई और बीटा वाली इक्वेशन क्या हो गई, अल्फा पे हो गई, तो कंपेयर ही नहीं करा पाएंगे आप। तो इसलिए किसी एक को सॉल्व करेंगे, या तो अल्फा की जगह पे ये रख दें या फिर बीटा की जगह पे एक ये रख दें। तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा की जगह रखा हुआ है, तो डेबर यू बाय डेबर एक्स क्या था, एच कॉस अल्फा था, एच कॉस पाई बाय 2 प्लस बीटा माइनस का एच साइन बीटा आ गया और डेबर वी बाय डेबर एक्स हमारा एच कॉस बीटा आ गया। अब डेबर यू बाय डेबर वाई वो चल ही रहा था हम लोग का, एच कॉस बीटा और एच साइन बीटा, ठीक है, उनको हम लोगों ने बीटा की जगह छेड़खानी नहीं करी है। तो हम लोगों ने देखा कि डेबर यू बाय डेबर एक्स और ये हमारा डेबर वी बाय डेबर वाई है ना, ये माइनस के इक्वल है ना, जब मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया तब ये इक्वल होंगे, और डेबर वी बाय डेबर एक्स डेबर यू बाय डेबर वाई के इक्वल हो गए। तो ये सी आर इक्वेशन जैसी लग तो रही है पर ये है नहीं सी आर इक्वेशन। ये सी आर इक्वेशन तब बनेगी जब हम इसमें v की जगह पे माइनस वी रख देंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तब ये सी आर इक्वेशन क्या होंगी आपकी, मतलब ये जो इक्वेशन है वो सी आर इक्वेशन बनेगी। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, v की जगह पे माइनस वी रखना पड़ा है, मतलब हम लोग को इमेज लेनी पड़ी है, और इमेज लेने का मतलब है कि हम लोग की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कन्फॉर्मल नहीं है, ये आपकी क्या हो गई, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो इस वाली पॉसिबिलिटी को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। सो वी रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। हम लोग की दो पॉसिबिलिटीज आई थी ना, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लेके चले थे, जो कि गलत हो गई थी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेकर चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 लेके चले हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा माइनस पाई बाय 2, तो एच कॉस बीटा माइनस पाई बाय 2। तो कॉस में क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे और बाहर लाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एच कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, एच साइन बीटा हो जाएगा। एच साइन बीटा माइनस पाई बाय 2 फिर रखा वहाँ पे हम लोगों ने, तो यहाँ पे साइन है, इस वजह से जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आके माइनस का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का एच कॉस बीटा आ जाएगा, और एच ये डेबर यू अपॉन डेबर वाई एच कॉस बीटा था, डेबर वी अपॉन डेबर वाई एच साइन बीटा था। तो डेबर यू बाय डेबर एक्स, ठीक है, और डेबर वी बाय डेबर वाई ये आपस में इक्वल हो गए हैं, ठीक है, और वहीं पे डेबर यू बाय डेबर वाई एच कॉस बीटा और डेबर वी बाय डेबर एक्स, ये इसमें माइनस लगा हुआ है ना, ये प्लस का है, तो ये माइनस डेबर वी बाय डेबर एक्स से इक्वल है, जो कि सी आर इक्वेशन है। तो दीज आर सी आर इक्वेशन शोइंग दैट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। इससे क्या शो होता है कि जो एफ जेड था हमारा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा था, ये हम लोगों ने लेके चले थे और हम लोग को ही सी आर इक्वेशन प्रूफ हो गई, यानी कि ये जो एफ जेड था वो एनालिटिक फंक्शन था। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। ये क्या है, आपकी एनालिटिसिटी और जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बीच का एक रिलेशन है, ठीक है, कि आप अगर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई भी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कन्फॉर्मल है, तो वो एक एनालिटिक फंक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पावर सीरीज में भी किया था। तो हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम ले लेंगे, वो क्या है, कंडीशन फॉर अ मैपिंग टू बी कन्फॉर्मल। वो ये कंडीशन को दिखाती है कि कोई भी मैपिंग आपकी कन्फॉर्मल कब होगी। तो थ्योरम हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन हो इन जेड, एंड लेट एफ डैश जेड डज नॉट इक्वल 0, अगर एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन हो और एफ डैश जेड आपका 0 के इक्वल ना हो, है ना, then the mapping W equals to fz is called conformal at the points of D।
तब क्या होगा, जो मैपिंग होगी W इक्वल्स टू FZ वो हमारी कन्फॉर्मल होगी। यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 दो चीज़ें बता रही है कि अगर FZ आपका एनालिटिक फंक्शन है और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल नहीं है, तब जो हमें जो मैपिंग मिल रही है वो आपकी कन्फॉर्मल होगी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम थोड़ा यहाँ पे नहीं बनाया आपको समझाने के लिए, तो एक ही चीज़ हम लोग पढ़ते रहेंगे और डायग्राम को बनाते जाएंगे। लेट जेड नॉट बी एन इनिशियल इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी, मतलब एक जेड प्लेन है, वहाँ पे क्या है, जेड नॉट उसका इंटीरियर पॉइंट है। लेट C1 एंड C2 बी टू कॉन्टिन्यूस कर्व्स पासिंग थ्रू जेड नॉट। तो ये जेड नॉट हमने एक पॉइंट ले लिया है, उससे दो C1 और C2 कर्व्स पास हो रहे हैं। जेड नॉट ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। लेट द कर्व्स हैव डेफिनेट टेंजेंट्स एट जेड नॉट मेकिंग एन एंगल α1 एंड α2 विद द रियल एक्सिस। तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो अगर ये इसकी टेंजेंट की बात करेंगे हम लोग, तो ये रियल एक्सिस कुछ ऐसे आएगी, रियल एक्सिस ये आपकी इसके पैरेलल जाएगी ना। तो टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, मैं इसको डायग्राम थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ, थोड़ा मैंने उल्टा ले लिया थोड़ा सा। ये डायग्राम मैंने ले लिया। तो ये आपका जेड नॉट है और ये आपका C1 है, ये C2 है। थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, वहाँ से रियल एक्सिस नीचे से मैं दिखाऊंगा, इस वजह से थोड़ा सा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा और समझ नहीं पाएंगे। तो रियल एक्सिस आपकी ये हो जाएगी और यहाँ से इसकी टेंजेंट होगी ये वाली, और इसको मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी और ये टेंजेंट क्या रियल एक्सिस के साथ पे α1 एंगल बना रही है, ठीक है। और इस पे जो टेंजेंट है ये वाली, ये आपकी α2 एंगल बना रही है, ठीक है। फिर क्या करना है हम लोग को, इफ़ वी टेक द पॉइंट्स Z1 एंड Z2 ऑन द कर्व C1 एंड C2, तो C1 पे हमने एक पॉइंट ले लिया Z1 और C2 पे हमने एक पॉइंट ले लिया Z2, ठीक है। एट द सेम डिस्टेंस R, मतलब कि जो Z0 से Z1 की जो डिस्टेंस है वही Z0 से Z2 की डिस्टेंस है, और दोनों क्या है R के इक्वल हैं। तो ऐसे हम लोगों ने ये दो पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 है वो आपका इक्वल है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस Z0 के, और वो क्या है R के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी हौच पौच हो रही है, थोड़ी आप ध्यान से देखेंगे आप इसको, ठीक है। तो ये इक्वल है R के, ठीक है। अब अगर हम लोग यही मैपिंग करें W प्लेन पर, तो मान लिया W प्लेन पर ये क्या हुआ है, ऐसे करके दो कर्व्स मैप हुए हैं C1 C2 की जगह पे λ1 λ2, λ1 λ2, ये आपकी रियल एक्सेस है। अब की बार जो टेंजेंट है हमने लेट कर लिया, ये इन्होंने α1 लिया हुआ था, हमने लेट कर लिया यहाँ से φ1 एंगल है हमारा φ1, और ये जो टेंजेंट जाएगी इसके साथ इसने φ2 एंगल बनाया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा मॉड, और इसमें भी हम लोगों ने क्या करा है, दो पॉइंट्स लिए हुए हैं W1 एंड W2। तो λ1 पे W1 है और λ2 पर W2 है, और ये पॉइंट क्या आपका W0 है, ठीक है। तो इसी तरीके यही शर्त हम लोगों ने यहाँ पे भी रखी है कि जो W1 और W0 के बीच की डिस्टेंस है वही W0 और W2 के बीच की डिस्टेंस है। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, मॉड ऑफ W1 माइनस W0, मतलब जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ W2 माइनस W0 के, और ये क्या इक्वल होगी आपकी बार हम लोगों ने रो ले लिया, ठीक है, ये रो के इक्वल होगी। तो अब क्या होगा कि जब मॉड, यहाँ वापस हम लोग जेड प्लेन को देख लेते हैं, तो मॉड ऑफ जब हम लोग मॉड हटाएंगे तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Re⁻I⁻1 हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे α1 है, यहाँ पे α2 है, यहाँ पे θ1 θ2 कैसे आ गया। तो जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोगों यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे हम लोगों ने ये Z0 है और ये Z1 लिया है, तो Z0 से Z1 को जब मिलाएंगे तब जो एंगल बनेगा वो θ1 होगा। लेकिन यही वाला पॉइंट अगर ये Z क्या हो जाए, ये जो Z1 है ये टेंड करने लगेगा यहाँ पे, है ना, पास में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला ये टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा। तब जो θ1 है वो आपका α1 के इक्वल होगा। मतलब फिर से समझ लें कि जब हम लोगों ने Z0 से Z2 को मिलाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो आपका θ2 होगा, ठीक है। लेकिन यही जब Z2 अगर Z0 के पास, मतलब Z0 की तरफ टेंड करेगा,
तब ये जो एंगल है थीटा 1 या थीटा 2 ये आपका अल्फा 1 और अल्फा 2 की तरफ टेंड करने लगेंगे। मतलब कि एज आर इज टेंडिंग टू जीरो, आर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, आर जो डिस्टेंस है वो जीरो की तरफ टेंड करेगी, तब वो जो एंगल है थीटा 1 वो आपका अल्फा 1 की तरफ टेंड करेगा। और सेम हियर Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा 2, और थीटा 2 जब आर क्या होगा आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा तब थीटा 2 भी आपका अल्फा 2 की तरफ टेंड करेगा। तो आई होप इसको ये जो डायग्राम्स हैं आपको समझ में आए होंगे, और ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा नहीं लेकिन ये हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है, आप चाहें तो पॉज लेकर के इसको नोट कर लें और फिर आगे बढ़ें। सिंस एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में ही बोला गया, एफ जेड आपका एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जेड जो है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो इसका हम लोग एनालिटिक फंक्शन है तो इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल होंगे किसी पास में अगर हम लोग जाएंगे। तो पहले मैं इसका सिंपल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ एट पॉइंट जेड नॉट। तो एफ डैश जेड नॉट ये क्या हो जाएगा आपका, पहले Z1 से Z2 की तरफ मतलब Z1 से Z0 की तरफ आएंगे, तो लिमिट Z1 इज टेंडिंग टू Z0 एफ Z1 माइनस एफ Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0। एफ Z1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये एफ जेड क्या होता है, W इक्वल टू एफ जेड होता है, वैसे ही Z1 क्या हो जाएगा, W1 हमने लेट कर लिया, W1 माइनस W0 अपॉन Z1 माइनस Z0, और ये हम लोग यहाँ लिखना भूल गए, लिमिट Z1 इज टेंडिंग टू Z0। अब क्या है कि थ्योरम के स्टेटमेंट में बोला गया है कि एफ डैश जेड आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर Z0 लेंगे तो Z0 आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये जीरो इक्वल नहीं है तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसको हम लोग आर ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हैं, मतलब उसको हम लोग पोलर फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये जो एफ डैश जेड नॉट है आपका, ये इक्वल टू हम लोगों ने लेट कर लिया आर ई टू द पावर आई आर नॉट आई ई टू द पावर आई थीटा नॉट, क्योंकि जेड नॉट है इसलिए हम लोगों ने ऐसे लेट कर लिया हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट हम लोग लिख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश जेड नॉट, ये आपका क्या है, थीटा नॉट है, और वहीं पे इसका जो मॉडुलस है एफ डैश जेड नॉट का मॉडुलस, ये आपका क्या है, आर नॉट है, ठीक है। तो अब हम लोग जब लिमिट की जगह अप्लाई करेंगे यहाँ पे एफ डैश जेड की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। तो लिमिट, अब Z1 इज टेंडिंग टू Z0, यानी कि जो R है आपका वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, Z1 आपका Z0 की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या था Z1 माइनस Z0 आपका R के इक्वल था ना, तो मॉड ऑफ Z1 ये तो वही है, R इज टेंडिंग टू जीरो, Z1 इज टेंडिंग टू Z0 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज टेंडिंग टू जीरो। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे ओमेगा वन मतलब W1 माइनस W0 अपॉन Z1 माइनस Z0 था। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लेट करके रखा हुआ है W1 माइनस W0 इज इक्वल टू हम लोगों ने रो ई टू दी पावर आई फाई 1 लेट कर लिया है, क्योंकि फाई 1 हम लोगों ने वहाँ पे एंगल लिया हुआ था और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने रो लिया हुआ था। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे W1 माइनस W0 की जगह पे रो 1 ई टू दी पावर आई फाई 1, Z1 माइनस Z0 की जगह पे R ई टू द पावर आई थीटा 1, क्योंकि वहाँ पे वो बाद की बात है अल्फा 1 या थीटा 1, तो यहाँ पे भी थीटा 1 रहेगा, और ये आपका इक्वल हो जाएगा एफ डैश जेड नॉट के, तो यानी कि वो आर नॉट ई टू द पावर आई थीटा नॉट के। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से कि जो इसका लिमिट आर इज टेंडिंग टू जीरो, रो 1 अपॉन आर है, मतलब जो इसको ये जो आपका रो और आर मतलब थीटा वाला ई टू द पावर आई थीटा वाला पार्ट है उसको छोड़ करके जो भी पार्ट बचा हुआ है वो आपका इक्वल है आर नॉट के, और ये क्या है एफ डैश जेड नॉट का मॉड है ना। तो ये मतलब एक तरह से मॉडुलस ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई इसकी। अब अगर हम लोग इसकी कंपेयर कराएंगे तो लिमिट, अब थीटा 1 क्या हो जाएगा, जब थीटा पे लगाएंगे तो थीटा 1 इज टेंडिंग टू अल्फा 1, और ये क्या बनेगा आपका ई टू द पावर आई फाई 1 माइनस थीटा 1, है ना। तो ये क्या होता है,
अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट को अलग अलग लगा सकते हैं, है ना, जैसे पावर में भी लगा सकते हैं और नीचे भी मतलब कहीं अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो ये आपका होता है e⁻i थीटा नॉट के, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक तरह से ये लिमिट आ गई। लिमिट θ1 इज टेंडिंग टू α1 φ1 माइनस का लिमिट θ1 इज टेंडिंग टू α1 θ1 इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट θ1 इज टेंडिंग टू α1 φ1 इज इक्वल टू लिमिट θ1 इज टेंडिंग टू α1 प्लस थीटा नॉट। मतलब कि सॉरी यहाँ पे θ1 मैंने लिखना भूल गया, मतलब कि जो φ1 है वो थीटा, जो φ1 वाली जो लिमिट थी, मतलब एक तरह से ये हो गया φ1 इज इक्वल टू, ये θ1 की जगह α1 रख देंगे, α1 प्लस थीटा नॉट। ये आपका नया ट्रांसफॉर्मेशन आया है एंगल पे, है ना। अब देखिए एंगल में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, ठीक है। अब कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या शर्त होती थी कि जो एंगल है उसका मैग्नीट्यूड आपका सेम रहना चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या था, α1 माइनस α2 है, α2 माइनस α1 है, इसका मॉडुलस क्या है, जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे मतलब वैल्यू निकालेंगे तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो यहाँ से α2 माइनस का α1 है और यहाँ से क्या है φ2 माइनस φ1 है, ठीक है। तो हम लोग को φ2 माइनस φ1 अगर हम लोग करेंगे तो हमें α2 माइनस α1 ही मिलना चाहिए, ये हम लोग को देखना है। अगर ऐसा मिलता है तो ये क्या होगी, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन यही तो था ना कि उसका जो मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों सेम होते हैं। सेंस तो हम लोगों ने पहले सेम रखा हुआ है, अब मैग्नीट्यूड हम लोग चेक कर लेते हैं। तो θ1 की ये वैल्यू आ गई है। अब उसी तरीके से आपकी इस φ1 की सॉरी ये वैल्यू आ गई है। अब φ2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, φ2 की उसी तरीके से α2 प्लस थीटा नॉट आ जाएगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, φ2 कैसे आ जाएगी, अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे Z1 इज टेंडिंग टू Z0 करा है। अब एक बार पूरा फिर से आप ये पूरा प्रोसेस फिर से करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, Z2 इज टेंडिंग टू Z0 और दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। क्यों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है, तो इसके डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव्स किसी भी तरीके या किसी भी पाथ को लेकर के आप निकालेंगे तो वो सेम आते हैं। तो f'(z0) जो यहाँ से आया है वही आपका उधर से आएगा, तो उससे आपकी φ1 इज इक्वल टू α1 प्लस थीटा नॉट आई। यही पूरा प्रोसेस सेम रखेंगे आप, ठीक है। बस उसकी जगह पे Z1 स्टैंडिंग टू Z0 की जगह Z2 स्टैंडिंग टू Z0 कर लेंगे और थीटा नॉट है वो सेम रहेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे θ2 हो जाएगा, यहाँ पे φ2 हो जाएगा और उसी करस्पॉन्डिंग फिर चेंजेस होंगे थोड़े बहुत। θ2 टेंडिंग टू α2 हो जाएगा, तो उसी तरीके से ये आपका बन के आएगा φ2 इज इक्वल टू α2 प्लस थीटा नॉट, ये आपका निकल के आएगा। तो ये आपको काम खुद करना है। अब देखिए आपको हम लोग क्या करना है, φ2 माइनस φ1 निकालना था। तो φ2 माइनस φ1 अगर हम लोग करेंगे तो थीटा नॉट से थीटा नॉट कैंसिल हो जाएगा और α2 माइनस का α1 आ जाएगा। यानी कि जो हम लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एंगल आया है उसका मैग्नीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो एंगल था उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यानी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा ये कन्फॉर्मल है, ठीक है। तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही हो गई एक तरह से। तो उसकी कंडीशंस क्या है कि आपका जो fz है वो आपका एनालिटिक होना चाहिए एंड f'(z) डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि जो पहला डेरिवेटिव है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये जो आज का लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा और जल्दी हम लोग इस पे जो इसके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उस पर एक वीडियो बनाएंगे और उसके साथ मिलेंगे आपको। और आपका आज का ये काम है कि आपको जो 2 थ्योरम्स मैंने करवाई हैं अपनी, पहले तो जो जहाँ पे कहीं पे भी आपकी डाउट्स हैं वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आपका ये काम है कि आपको जो थ्योरम्स मैंने बताई हैं आप थ्योरम में एक बार लगा लें। उसके बाद जो इनके पीछे का बेसिक आइडिया है, मतलब हम लोगों ने यही क्यों लिया है ना, ऐसा कुछ जो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जिनकी मतलब सही होगा, जिनका आइडिया सही होगा, मैं उनको हार्ट का सिंबल होता है एक, मतलब यूट्यूब में वही मैं लगा दूंगा स्टिकर एक तरह से। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो लेक्चर।